जुड़ते जाएंगे। अपन शुरू करते हैं। कल मैं आपको पढ़ा रहा था नेशनल इमरजेंसी, तो हमने थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा था, उसको पहले रिकॉल करा दूं। संविधान के आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन किया गया है और नेशनल इमरजेंसी, जिसको राष्ट्रीय आपात बोलते हैं, 3 आधार पे लगाई जा सकती है। पहला आधार है वार, मतलब युद्ध। दूसरा आधार है एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण, बाहर से कोई आक्रमण कर दे। और तीसरा है आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह। ये 3 प्रकार से या 3 आधार पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के आधार पर ही लगाता है। मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह होगी तभी वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा। आगे यदि हम बात करते हैं कि नेशनल इमरजेंसी को 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाना चाहिए। It should be passed in both the House of Parliament within 1 month. 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाना चाहिए। अब यदि इस 1 माह के ड्यूरेशन में लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, लोकसभा भंग हो गई है किसी कारण से, तो इसे 1 माह के भीतर राज्यसभा में पारित किया जाएगा। और जब भी न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आएगी, उसके विद इन 30 डेज इसको लोकसभा में भी पारित करना पड़ेगा। ये नेशनल इमरजेंसी के प्रावधान हैं। इसके बाद संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद नेशनल इमरजेंसी 6 माह तक लागू रहती है, लेकिन इसे पार्लियामेंट 6 माह करके अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा सकती है। ठीक, यहां तक हम आए थे। इसके बाद है नेशनल इमरजेंसी को कभी भी राष्ट्रपति द्वारा रद्द किया जा सकता है। रद्द करने के लिए प्रस्ताव को संसद में पास करना आवश्यक नहीं है। मंत्रिपरिषद सलाह दे देगी, राष्ट्रपति आदेश जारी कर देगा, बस रद्द हो जाएगी। इसके लिए संसद में कोई अलग से प्रस्ताव पारित करना आवश्यक नहीं है। अगली बात आती है कि नेशनल इमरजेंसी के समय क्या होता है। चूंकि 3 कठिनतम परिस्थितियों का आधार है नेशनल इमरजेंसी के लिए, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, मतलब इन तीनों परिस्थितियों में जब किसी भी कारण से नेशनल इमरजेंसी लगती है, किसी भी परिस्थिति की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो भारत के संविधान का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, भारत के संविधान का जो परिसंघीय ढांचा है, वो परिसंघीय ढांचा परिवर्तित हो जाता है। अब उसमें कई लक्षण एकात्मक के हो जाते हैं। ये बड़ा परिवर्तन इसमें होता है। तो पहले अभी हम बात कर रहे हैं कि केंद्र राज्य संबंधों में क्या परिवर्तन होता है। केंद्र और राज्य संबंधों में क्या परिवर्तन होता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, पहले इसको समझें। बहुत सारा है इसमें, इसलिए आज केवल नेशनल इमरजेंसी आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा जिससे आप उसको याद कर लें। सामान्य परिस्थितियों में केंद्र और राज्य की विधायिका अपने अपने मामलों में स्वतंत्र है।
केंद्र की विधायिका केंद्र से संबंधित मामलों में कानून बनाती है और राज्य की विधायिका राज्य से संबंधित मामलों में कानून बनाती है। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो राज्यों की विधायिकाओं को राज्य की विधानसभाओं को भंग नहीं किया जाता। राज्य की विधानसभाओं को भंग नहीं किया जाता, परंतु उनकी पूरी शक्तियां ट्रांसफर हो जाती हैं केंद्र में। मतलब एक किस्म से राज्य की विधायिकाएं पैरालाइज हो जाती हैं और उनकी पूरी शक्तियां केंद्र में ट्रांसफर हो जाती हैं। उनकी पूरी शक्तियां केंद्र सरकार में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो अब राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाने लगता है? केंद्र सरकार। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी, वैसे ही केंद्र की सरकार राज्य की सरकार वापस से एक्टिवेट हो जाएगी, वो काम करने लगेगी। क्लियर? सामान्य परिस्थितियों में केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें अलग अलग काम करती हैं, लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है वैसे ही राज्यों की सरकारों को भंग तो नहीं किया जाता, परंतु उनकी शक्तियां ट्रांसफर हो जाती हैं केंद्र की तरफ। और राज्य सूची के विषय पर नेशनल इमरजेंसी के समय केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा के दौरान, जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा के दौरान भारत का संविधान एकीकृत व्यवहार करने लगता है। क्लियर है? अगली बात, कार्यपालिका की बात। सामान्य परिस्थितियों में केंद्र की कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। केंद्र में पीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, राज्य में सीएम और उसकी मंत्रिपरिषद, दोनों पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई हो, जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो, तब केंद्र सरकार पूरी तरीके से, राज्य सरकार पूरी तरीके से केंद्र के अंडर में आ जाती है और राज्य सरकार हर मामले में केंद्र के आदेश के अनुसार ही चलती है। मतलब हम कह सकते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के समय राज्य की कार्यपालिका पूरी तरीके से केंद्र की कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। ठीक। तीसरी बात, वित्तीय संबंधों में क्या प्रभाव पड़ता है? सामान्य स्थिति में केंद्र और राज्य कर लगाते हैं और वित्त आयोग द्वारा दी गई रिकमेंडेशन के आधार पर केंद्र और राज्य के बीच करों का बंटवारा होता है। इसके अलावा समय समय पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ग्रांट देती है, लोन देती है। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो केंद्र द्वारा राज्यों को किया जाने वाला कर का बंटवारा, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले लोन, केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले ग्रांट या तो रद्द किए जा सकते हैं या कम किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि चाहे विधायी संबंध के मामले में हो, चाहे कार्यपालिका संबंधों के मामले में हो, चाहे वित्तीय संबंधों के मामलों में हो, जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो पूरी शक्तियां
केंद्र की तरफ चली जाती हैं, राज्य सरकार लगभग समाप्त हो जाती है और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है, राज्य सरकारें वापस से एम्पावर्ड हो जाती हैं, वापस से वो नॉर्मल हो जाती हैं और अपनी सामान्य परिस्थितियों की तरह काम करने लगती हैं। ये अभी इतना पढ़ा हमने कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो केंद्र राज्य विधायी, केंद्र राज्य कार्यपालिका और केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर क्या असर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्न पूछ लो। कुछ प्रश्न पूछना है अंकित? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो और उस समय किसी लोकसभा का या विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, उस समय किसी लोकसभा का या विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो तो क्या होता है? संविधान के अनुसार जब देश में आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी लगी हो और उसी ड्यूरेशन में यदि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो, उसी ड्यूरेशन में यदि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो तो संसद एक प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। 1 वर्ष बाद भी अभी नेशनल इमरजेंसी खत्म नहीं हुई तो फिर 1 वर्ष बढ़ा सकती है। ऐसा संसद एक साल के अंतर पर प्रस्ताव पारित करके अनिश्चित काल तक के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी वैसे ही 6 माह के भीतर लोकसभा का चुनाव कराना आवश्यक हो जाएगा। सीधी बात, जब देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो और लोकसभा भंग हो गई हो या लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो तो संसद एक प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यदि 1 वर्ष में भी अभी नेशनल इमरजेंसी खत्म नहीं हुई है तो संसद उस प्रस्ताव पारित करके फिर से 1 वर्ष बढ़ा सकती है। ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक नेशनल इमरजेंसी खत्म नहीं हो जाएगी। नेशनल इमरजेंसी के खत्म होते ही 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। क्लियर हुई बात या पूछना है किसी को कुछ? वैसे ये मेरा मानना है कि पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है तीसरा प्रभाव नेशनल इमरजेंसी का कि नेशनल इमरजेंसी के समय मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे संविधान ने देश के समस्त नागरिकों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें से अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता का अधिकार है, उस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं।
6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देश के सभी नागरिकों को दी गई हैं। अब संविधान के 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 358 और 359। संविधान के 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 358 एंड 359। ये 2 आर्टिकल बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं। ये तभी एक्टिवेट होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 358 एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 358 एक्टिवेट हो जाएगा और वो आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाली 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को सस्पेंड कर देगा। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी आर्टिकल 358 के अनुसार देश के समस्त नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। राष्ट्रपति को इसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर करने की आवश्यकता भी नहीं है, कोई अलग से आदेश करने की आवश्यकता भी नहीं है राष्ट्रपति को। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा आर्टिकल 358 में कुछ परिवर्तन किया गया है और ये किया गया है कि अब आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं तभी समाप्त होंगी जब देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगी है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अब सीधा एक लाइन में समझे तो यदि देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो संविधान के अनुच्छेद 378 के अनुसार अनुच्छेद 19 के तहत मिलने वाली 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाएंगी सभी नागरिकों की। ठीक, अब अगला आता है आर्टिकल 359। आर्टिकल 359 ये कहता है कि यदि देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो चूंकि आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं तो पहले ही समाप्त हो गई, तो बकाया सभी जो मौलिक अधिकार हैं आपके वो समाप्त नहीं होंगे, वो समाप्त नहीं होंगे, केवल उनकी गारंटी समाप्त हो जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में आप अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में आप अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो आर्टिकल 32 और 226 के अनुसार। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आपके मौलिक अधिकार तो बने रहेंगे, लेकिन बाई चांस यदि सरकार के द्वारा उनका उल्लंघन हो जाता है तो आप उनके उल्लंघन के लिए आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील नहीं कर पाओगे। ये कहता है आर्टिकल 359। ये कहता है आर्टिकल 359। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के मामलों में दोष सिद्धि और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 2 अधिकार आपके कभी भी वंचित नहीं होते, इन 2 अधिकारों की गारंटी भी बनी रहती है। मतलब इसका एक हुआ कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन सस्पेंशन सरकार चाहे तो कर सकती है। ये हो गई नेशनल इमरजेंसी खत्म। अब आपको कुछ पूछना हो तो फटाफट पूछ लें।
पूछना है किसी को? हेलो। हाँ बेटा पूछो। हाँ सर, इसमें प्री के सर एक दो क्वेश्चन आप बता देते हाँ चलो इस टॉपिक के। बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब बता देता हूँ प्री के लिए। पहला, नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के तहत लगती है? 352 के तहत लगती है। दूसरी बात, राष्ट्रीय आपात को लगाने का क्या आधार है? 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। तीसरा क्वेश्चन, ओरिजिनल संविधान में तीसरा आधार आंतरिक अशांति थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। अगला क्वेश्चन, कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा को संसद में कितने दिन के भीतर पारित हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर पारित हो जाना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन से 2 मौलिक अधिकारों को छोड़कर बकाया किसी भी अधिकार का सस्पेंशन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सरकार द्वारा किया जा सकता है? तो 20 और 21 को छोड़कर किसी भी मौलिक अधिकार का सस्पेंशन किया जा सकता है। बस इतने ही क्वेश्चन बेटा प्री के हिसाब से बन सकते हैं, एमपीपीएससी प्री के हिसाब से। ठीक है, कोई और प्रश्न है तुम्हारे मन में? चलिए। हेलो हाँ बेटा पूछो। सर, पॉलिटी से मतलब एक या दो क्वेश्चन ही आता है प्री एग्जाम में? 4 से 5 पूरी आते पॉलिटी। हैं, 4-5 हाँ आते सर, हैं, जैसा है ना? वही रेशियो यही रहता है सर कि जैसे 3 या 4 होंगे ज्यादा से ज्यादा, हाँ, मोर देन। 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं। यदि 5 भी होंगे तो फिर वो करंट से रिलेटेड हो जाते हैं, है ना? अच्छा सर। लेकिन मेंस में पूरा पेपर है ना ये। करंट से रिलेटेड। हेलो। हाँ बेटा। जी सर, जो करंट से रिलेटेड रहते हैं सर, तो वो उनका टॉपिक यही रहता है कि सर कोई चेंज हो सकता है पॉलिटी नहीं, में, मतलब? देखो करंट से रिलेटेड जो पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं वो जनरली ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो नए कानून बन रहे होते हैं, है ना? जैसे जीएसटी का कानून अच्छा। बना था, उसके बाद अभी सीए बिल बना, ऐसे नई कानूनों में जिनमें जो चर्चित रहते हैं, है ना, या कोई इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन होता है, उससे संबंधित कानून होते हैं क्वेश्चन, बकाया नहीं होते हैं। पॉलिटी इम्पोर्टेंट इसलिए है ठीक। कि उसको पढ़े बिना करंट अफेयर समझ में नहीं आता है ओके सर, ओके। है ना? और दूसरा मेंस में पूरा पेपर है ना पॉलिटी का, एक जीएस सेकंड पेपर, ओके सर, थैंक यू। है ना? चलो, अब आज इतना ही। वो बच्चों को शायद ऐसा लग रहा था कि 14 को क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास को भी एक्सटेंड किया है, अभी चल रही है आपकी क्लास, जब होनी होगी मैं बता दूंगा आपको 2 दिन पहले ही, है ना? तो शाम को आपकी जो क्लासेस लगती थी 8 बजे मेरी और 9 बजे अभिमन्यु सर की, वो एज इट इज लगेगी। आज भी ध्यान रखना, आज भी, कल भी, परसों भी अभी लगेगी, है ना? कभी मैं ग्रुप पे भी मैसेज डाल दूंगा ऐसा। ठीक है, क्लियर है? आज नेशनल इमरजेंसी पढ़ना, रात में हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आपात और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये 2 इमरजेंसी हम पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो। अभिलाषा, ग्रुप में नहीं हो बेटा तुम? तो मुझे आप अपना वो कर देना, व्हाट्सअप कर देना मेरे नंबर पे, लिख लो नंबर 7898697070, 7898697070, तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा उसमें। ठीक है, चलो शाम को मिलते हैं फिर।